So, good afternoon to all the dearest one who are waiting for the next lecture of Dr. Amina from DSE team. We have discussed in the previous lecture, if you remember, हमने बहुत important टॉपिक लिया था. अपन ने स्टार्ट किया था रिएक्शंस ऑफ हेलो अरीन. रिएक्शंस ऑफ हेलो अरीन जो आपने स्टार्ट किए थे उसमें आपको याद होएगा कि अपन ने एक कैटेगरी कंप्लीट की थी जिसका नाम था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ड्रास्टिक कंडीशन पे वो रिएक्शन हुआ था. क्लोरोबेंजीन में जब NaOH डाला था और फिर हमने माइनस आई ग्रुप डाला था तो रिएक्टिविटी थोड़ी बढ़ गई थी और उसकी मैकेनिज्म हमने ख़त्म करी है. आज का जो लेसन है हमारा उसके अंदर हम लोग लेने वाले हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑफ हेलो अरीन जो कि आपके होंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो आप सब लोग हेडिंग डालेंगे ए. रिएक्शन ऑफ हेलो अरीन का ए पढ़ा था जिसका नाम था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे बी. कैटेगरी बी वी हैव टू स्टार्ट. द नेम ऑफ द रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो जैसे आपको मैंने बोला था कि जैसे हेलो अल्केन के अंदर 3 मेन कैटेगरीज थी. कैटेगरी ए वहाँ भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, उसमें आपने 13 पढ़े थे. SN1 SN2 मैकेनिज्म वगैरह सब पढ़ा था. वहाँ का जो बी था वो अलग था, वो एलिमिनेशन रिएक्शन था. यहाँ भी बी और वहाँ के बी में फ़र्क है. यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. जब सी अपन आएंगे तो दोनों में सेम रहेगा. वहाँ रिएक्शन विद मेटल्स था जिसमें आपने ग्रिग्नार्ड रिएजन और वुड्स पढ़ा था. यहाँ पर भी रिएक्शन विद मेटल्स है जिसमें आप वुड्स फिटिक और फिटिक पढ़ोगे. तो अभी तो अपन ने ये आज के लेक्चर में आपका बी कैटेगरी जो अपना है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसमें एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने दिया है. आप वो क्वेश्चन सब लोग लिखेंगे फिर अपन उसको साथ सॉल्व करेंगे. ऑल ऑफ यू स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन. ऑल्दो क्लोरीन is an electron withdrawing group. Although chlorine is an electron withdrawing group, comma, yet it is ortho, comma, para directing in electrophilic aromatic substitution reactions. Why? सो वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. इसके वहाँ अपन इंपॉर्टेंट भी डालेंगे. इस क्वेश्चन के वहाँ अपन लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगेन आई रिपीट. ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप yet it is orthopara directing in electrophilic aromatic substitution reactions. Why? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जो है वो माइनस आई ग्रुप है. आप सब जानते हो, अपन ने पढ़ा था कि जब भी कोई ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग से, अगर बेंजीन रिंग के अंदर कार्बन है नहीं, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ये मैंने एक ट्रिक दी थी तुम लोगों को कि अगर कोई ग्रुप कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ग्रुप जो है माइनस आई ग्रुप होगा. याद है? तो क्लोरीन एक माइनस आई ग्रुप है और हेलोजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है. माइनस आई ग्रुप क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं. तो बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, फिर भी अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं तो फिर भी ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल क्यों आ रहा है? इलेक्ट्रोफाइल एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी होती है, तो वो अगर ऑर्थो पैरा पे आ रहा है तो यकीनन ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रही है. तो वो कह रहा है कि जब हेलोजन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है फिर भी ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज क्यों आ रही है? ये है बढ़िया क्वेश्चन. तो इसमें बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ज़रा सा समझ लो फिर अपन लिखते भी जाएंगे. एक्चुअली जो हेलोजन्स होते हैं, भले वो फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं. अच्छा, उनमें लोन पेयर भी होता है. मैंने आपको बताया था जब भी बेंजीन रिंग से कोई ग्रुप जुड़ा है जिसमें लोन पेयर है तो वो इलेक्ट्रॉन देता है बेंजीन रिंग को. तो वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर हेलोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी वो शो क्या करते हैं? प्लस आर रेजोनेंस इफेक्ट अगर याद हो, या प्लस एम मीजोमेरिक इफेक्ट. ये सारे जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस थी उनमें है. अगर किसी को कुछ मिस हो गया तो जाके उनको मीजोमेरिक इफेक्ट वाला वीडियो आप देख लो. तो क्या मतलब था मेरा कि दो चीज़ें अपोजिट हो रही हैं. रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से हेलोजन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं रिंग में, और माइनस आई की वजह से हेलोजन में से मतलब रिंग में से इलेक्ट्रॉन हेलोजन घसीट रहे हैं. तो ये दो अपोजिट तरह के इफेक्ट हो रहे हैं. लेकिन जो विड्रॉइंग इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट जो है ना, वो डोमिनेट करता है किसके ऊपर? रेजोनेंस इफेक्ट के ऊपर हेलोजन में. हमेशा याद रखना.
लेकिन उसके बावजूद आप देखो दिख रहा है यहाँ कि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे आ रहा है। भले वो डोमिनेटिंग है, लेकिन जब भी क्योंकि लोन पेयर हैं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रोफाइल वहां पर आ जाएगा। दो तरह की चीजें हैं, अगर रिएक्टिविटी का, जैसे ये सब चीजें असर्शन रीजन में ऑब्जेक्टिव में बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपका कोई पूछे आपसे कि रिएक्टिविटी हेलोअरीन में कौन गवर्न करना है, तो आप कहेंगे -I इफेक्ट ऑफ हेलोजेंस, ये रिएक्टिविटी गवर्न कर रहा है। लेकिन अगर ओरिएंटेशन का है, ओरिएंटेशन का मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जा रहा है, अगर कोई कहे कि ओरिएंटेशन कौन गवर्न कर रहा है, तो अपन कहेंगे रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट। तो जनरल कंक्लूजन ये है कि -I इफेक्ट ज़्यादा भारी है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं हेलोजेंस, तो रिंग डीएक्टिवेट हो रहा है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं ना, -I ग्रुप आर ऑलवेज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घसीट रहे हैं, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। बट ड्यू टू रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है, ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्जेस आ रही हैं। तो बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। अब अपन इस क्वेश्चन को लिखने मतलब इसका आंसर लिख रहे हैं, और आंसर लिखते लिखते भी अपन समझाते जाएंगे। तो आप अब अपन इसको आंसर को लिखना शुरू करेंगे। इसके थोड़ा सा अपन ने ऊपर कर दिया ताकि अब आंसर लिखेंगे अपन, ठीक। तो नाउ वी विल बी राइटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, अब अपन जब आंसर लिख रहे हैं तो अपन आंसर में लिखेंगे क्लोरीन मतलब हेलोअरीन कहा मैंने, यानी क्लोरीन कहा ना, स्पेशली इसलिए क्लोरीन दे रहा है, कोई सा भी और हेलोजन भी होता है। क्लोरीन इज एन, लिखते जाए मेरे साथ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और ब्रैकेट में आप लिख लेंगे -I, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को क्या कहते हैं अपन, -I ग्रुप। तो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप means it withdraw the electrons from the ring, ठीक है। रिंग से ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है कहाँ से, रिंग से। also it releases electrons, also it releases electrons by resonance, ठीक है। और चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो +R इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है R इफेक्ट से और ले रहा है किससे, -I से, ठीक है। अब अपन कह सकते हैं ड्यू टू -I इफेक्ट, अंडरलाइन कर लो -I इफेक्ट हो, तो ड्यू टू -I इफेक्ट क्लोरीन Cl destabilizes the carbocation formed as intermediate, the carbocation formed as intermediate, क्योंकि जब कार्बोकेटाइन बनेगा, बीच में कार्बोकेटाइन बनेगा, जब रिंग में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑर्थो पे, वहीं पर आके इलेक्ट्रोफाइल लगेगा, तो वहां पर एक कार्बोकेटाइन बनेगा। बट प्रॉब्लम क्या हो रही होगी उस कार्बोकेटाइन की, एक मिनट, डिस्टेबलाइज द कार्बोकेटाइन फॉर्म एज इंटरमीडिएट, कब बनेगा ये कार्बोकेटाइन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक दफा पढ़ देती हूँ फिर से, दिमाग चलेगा। क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, -I ग्रुप, इट विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिंग, ऑल्सो इट रिलीजेज इलेक्ट्रॉन बाई रेजोनेंस इफेक्ट। ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, या ड्यू टू -I इफेक्ट क्लोरीन destabilizes the carbocation formed as intermediate during electrophilic substitution reaction। कैसे, जैसे अब आपको मैं स्ट्रक्चर एक बनाती हूँ, आप मेरे साथ देखेंगे स्ट्रक्चर। जैसे ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग है, ओके बेटा।
यहाँ पर आपका ये रिंग है, यहाँ पर आपका ये Cl है, ठीक है। ये Cl के 3 लोन पेयर हैं। अब यहाँ पर जब E आया, E पॉजिटिव, हम यहाँ काय को डिनोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल को डिनोट कर रहे हैं, होएगा क्या? ध्यान से देखेंगे आप, ये बॉन्ड यहाँ आ गया ऑर्थो पे और इसके पास आके इलेक्ट्रोफाइल लग गया, तो यहाँ पर एक H ऑलरेडी था और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आ गया। क्यों आ गया इलेक्ट्रोफाइल यहाँ? क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज आई ऑर्थो पे। लेकिन इसके आने से क्या हुआ कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गई, या यहाँ लगा दो पॉजिटिव, इसके अंदर दिखा दो पॉजिटिव, इसको मिटा देते हैं, इस पर ही पॉजिटिव को अपन। तो यहाँ पर Cl जैसा लगा था वैसा ही लगा है, ये उसके लोन पेयर है, और यहाँ ये दोनों बॉन्ड जैसे थे वैसे ही हैं। लेकिन ये कार्बोकेटाइन कह रहा है, जो ये जो कार्बोकेटाइन बना है, ये जो -I ग्रुप है, ये विड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ मतलब पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, यहाँ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो उसको और डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो अपन कहते हैं कि -I इफेक्ट जो है Cl का, -I इफेक्ट ऑफ Cl क्या कर रहा है? डी स्टेबलाइजेस दी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, है ना, द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो -I इफेक्ट जो हेलोजन का है वो डी स्टेबलाइजेस द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को और घसीटा जा रहा है, मतलब और इसको पॉजिटिव करा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपने देखा, यहाँ पर अटैक हो रहा है ऑर्थो पोजीशन पे ना। अब यहाँ पर जब अटैक हो रहा है ऑर्थो पोजीशन पे, तो ये यहाँ आए थे, जिसकी वजह से ये यहाँ गया। तो आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूंगी मैं, उसमें पता चल जाएगा। अब अपन ये कह रहे हैं कि रेजोनेंस जो है स्टेबलाइज कर रहा है कार्बोकेटाइन को, रेजोनेंस की वजह से कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो रहा है थोड़ा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, तो मतलब खाली ले नहीं रहा है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द कार्बोकेटाइन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, मतलब इफेक्ट कहाँ प्रोनाउंस होएगा? ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे। लेकिन -I इफेक्ट डिस्टेबलाइजेस द कार्बोकेटाइन। तो अब एक लाइन लिखो मेरे साथ, रेजोनेंस इफेक्ट, ऐसे इसके बाद एक लाइन लिखो जो बनाया है, इसके बाद एक लाइन लिखेंगे अपन, रेजोनेंस इफेक्ट या R इफेक्ट कर दो, +R इफेक्ट स्टेबलाइजेस द कार्बोकेटाइन, stabilizes the carbocation, and the effect is observed at ortho and para position, and the effect is observed at ortho and para position. So resonance effect stabilizes the carbocation and the effect is pronounced या is observed at ortho and para position. Comma, -I effect is stronger than +R effect. But due to +R effect, but due to +R effect, but due to +R effect, the electrophile attack at ortho and para positions. But due to +R effect, the electrophile will attack at ortho and para positions. अंडरस्टूड? समझ गए? अब लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो मैंने समझाई थी कि रिएक्टिविटी को गवर्न कर रहा है आई इफेक्ट और ओरिएंटेशन को गवर्न कर रहा है रेजोनेंस इफेक्ट। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे ये लाइन, आखिर में एक स्टार लगा लें आप, पुट 1 स्टार, और उसके अंदर अपन लास्ट में लिखेंगे सो रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड by I effect, while orientation is governed, is controlled by R effect, ठीक है।
सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी और ये आपको अंडरलाइन भी करना है. रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय आई इफेक्ट while orientation is controlled by R effect. So this is a very good and short explanation of this question which is given, that although chlorine is an electron withdrawing group, but still it is orthopara directing where in electrophilic aromatic substitution reaction. The conclusion of this the conclusion of the answer is that I effect, this is the minus I effect, which will withdraw the electron, which is very much stronger as compared to R effect in case of haloarine, but still orthopara position will occupy by electrophile, because plus R effect will give, due to plus R electrons will be provided at ortho and para, तो इलेक्ट्रोफाइल वहां आके अटैक करेगा. तो कंक्लूजन ये निकला कि दोनों इफेक्ट आर लाइक रनिंग अपोजिट टू ईच अदर. सो द रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय आई इफेक्ट while the orientation will affect or will like governed by R effect. Is it clear to you? So these type like this line is statement, assertion, reason, कुछ भी इस तरह से आ सकता है इसके अंदर. चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी. एक्सप्लेन दैट हेलोअरीन इज ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. आपको कह रहा है कि आप एक्सप्लेन करके बताइए हमें कि हेलोअरीन जो है वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है कहाँ पर, किसके लिए, टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. मतलब अपन को ये बताना है कि ऑर्थोपेरा इलेक्ट्रॉन रिच मतलब प्लेसेस होंगी जहाँ पर आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा. तो अपन यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, फिर अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे इसके. तो वी विल बी राइटिंग द लाइन हियर. द लोन पेयर आंसर, the lone pair of halogen, the lone pair of halogen is in conjugation with the ring. Okay, the lone pair of halogen is in conjugation with the ring. The lone pair of halogen is in conjugation with the ring. So ortho and para positions, ortho and para positions acquire negative charges. ortho and para positions जो हैं acquire negative charges. Hence the electrophile will attack, there. ठीक है, तो हमने ये बता दिया कि ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग क्यों है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हमने बताया कि वहां नेगेटिव चार्जेस आ रही हैं ड्यू टू रेजोनेंस. ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे ये सब क्यों हो रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस. ये सब रेजोनेंस की वजह से हो रहा है. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. तो अब हम आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के बता रहे हैं. ये आपका बेंजीन रिंग है. And I told you in the introduction videos also, if you remember, when we have discussed the introduction of organic chemistry, I told you that you should remember that these type of structures will be in all the chapters. Full organic chemistry from A to Z, we will be having these type of resonating structures always. So if suppose still आपको नहीं आते बनाना, तो आप बिल्कुल सीख लेंगे आज, और आज के बाद आपको बनाना आना चाहिए. ये लोन पेयर यहाँ आ गया, तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ गया. ये Cl है आपका, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन. ये जो बॉन्ड है इधर चला जाएगा क्योंकि इस कार्बन पे 5 पेंटावैलेंसी हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल. सो दिस ऑर्थो पोजिशन एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज, एंड at this ortho position the electrophile will come. As you know well that when the charge is outside the home, it will come inside immediately, and then this carbon acquire pentavalency, so this bond will be shifted over here. And अब आपको समझ में अच्छी तरह आ रहा है कि ऑर्थो और पैरा ही क्यों, मेटा क्यों नहीं, क्योंकि मेटा पे कोई नेगेटिव चार्ज आएगी नहीं. आप कुछ भी कर लोगे मेटा पे नेगेटिव चार्ज विल नॉट कम. तो यहाँ Cl हो गया, ये आपका ये हो गया.
उसके बाद फिर ये चार्ज घूमती रहती है एज यूजुअल, फिर ये दूसरे वाले ऑर्थो पे आ जाएगी। तो इस तरह से आपका ये वाला स्ट्रक्चर भी बन जाएगा और ये यहाँ बॉन्ड आ गया, दिस नेगेटिव चार्ज विल बी हियर एंड देन डबल बॉन्ड एंड Cl। लास्ट में ये चार्ज यहाँ आ गई और ये बॉन्ड यहाँ चला गया। आखिरी जो स्ट्रक्चर हमारा आ रहा है वो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बॉन्ड आ गए एंड देन Cl एंड आपका ये सारे आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए हैं। और in all the above resonating structures, what is the observation you are getting? That ortho and para positions acquire negative charges. Because of this, the electrophile will come and attack at these positions. ठीक है, चलिए जल्दी से बना लें। तो ये सब इंट्रोडक्शन था। अपन ने अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 5 पढ़ना है, लेकिन ये सब एक्सप्लेनेशन था। उनके पढ़ने से पहले हमने सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया कि ऑर्थो और पैरा पे जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो और पैरा पे आएगा, मेटा पे नहीं आएगा। ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्जेस हैं ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। अब आ जाइए आगे। आगे आपको यहाँ देखिए स्टार में लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर। अब हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वन वी विल बी डिस्कसिंग टुडे हेलोजिनेशन। और एक दफ़ा और फिर से सुन लो ध्यान से बेटा, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं ये लास्ट ईयर आपने बेंजीन रिंग के पढ़े थे। ये पांचों हेलोजिनेशन होता है, नाइट्रेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, द नेम रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये लास्ट ईयर पूरे पढ़े हुए हैं। इस चैप्टर में आ रहा है, फिर अल्कोहल फिनोल में भी आएगा, फिर एल्डिहाइड कीटोन में आएगा, फिर अमाइंस में आएगा। मतलब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने आज ये समझ लिया तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड तक उसमें ये पीछा नहीं छूटेगा। और लास्ट ईयर भी आपने देखा था कि आपका पीछा इससे नहीं छूटा था। तो हेलोजिनेशन में पहले में दिमाग में रखो, हेलोजिनेशन में हेलोजन आएगा और साथ में जो कैटालिस्ट होएगा वो होएगा एक लिविस एसिड। हेलोजन के साथ लिविस एसिड क्यों आ रहा है? क्योंकि लिविस एसिड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, तो वो हेलोजन का एक हेलो ले लेगा और इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा। मतलब हमें ये पर्पस है हमारा कि इलेक्ट्रोफाइल निकालना है। तो हेलोजिनेशन जो पहला रिएक्शन है, थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगी। मतलब अकॉर्डिंग टू योर बुक इट इज गिवन ओनली द इक्वेशंस बिकॉज दे नो दैट यू हैव डन इट इन क्लास 11th। बट अपन अभी जरा सा बता रहे हैं हेलोजिनेशन में। मैं आपको ये बता रही हूँ हेलोजिनेशन में जो आपका रिएजेंट है बेटा, आपका रिएजेंट है हेलोजिनेशन में, आप याद रखोगे आपका रिएजेंट होएगा हेलोजिनेशन में हेलोजन, जैसे Cl2 है प्लस लिविस एसिड है ना। तो हेलोजन के साथ आपका क्या होएगा, आपका लिविस एसिड होएगा हेलोजन के साथ। अब जैसे लिविस एसिड कुछ भी हो सकता है, वो FeCl3 हो सकता है, वो AlCl3 हो सकता है। लिविस एसिड का पर्पस क्या होता है, अपन लिखेंगे लिविस एसिड इज यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल, इज यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल। तो लिविस एसिड इज यूज टू जनरेट, निकालने के लिए, टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल। तो लिविस एसिड इज यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को निकालने के लिए लिविस एसिड लेना है। जैसे कि अगर हमने लिया है सपोज Cl2 ले लिया प्लस अनहाइड्रस, बगैर पानी वाला अनहाइड्रस FeCl3 लिया, ठीक है, ये दोनों ले लिए। अब आप जान रहे हैं कि मुझे तो इलेक्ट्रोफाइल निकालना है, तो FeCl3 आयरन के पास 3 Cl है, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो लिविस एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, तो क्या करेगा वो, ये जैसे Cl के दो, ऐसा तरह से समझाया थी मैं, जैसे ये Cl2 है ना, इसके पास जब आपने FeCl3 डाला तो FeCl3 एक Cl को ले जाएगा उसके इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, जब भी जाके इसका ऑक्टेट पूरा होगा तो आपको FeCl4 नेगेटिव मिलेगा। अब जब ये बॉन्ड चला गया Cl के साथ तो अकेला Cl बचा, जो कि क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल ऑफ हेलोजिनेशन और दिस इज नॉट रिक्वायर ओनली Cl, कुछ भी हो सकता है। अगर Br है तो Br पॉजिटिव होएगा। F और I को थोड़ा अवॉइड करते हैं, F एक्सप्लोजन होता है, I बहुत बड़ा होता है। तो नॉर्मली वी आर टेकिंग फॉर हेलोजिनेशन क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, एंड द नेम ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल इज क्लोरोनियम आयन। द नेम ऑफ दिस इलेक्ट्रोफाइल इज क्लोरोनियम आयन, ठीक है। तो पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो लिविस एसिड उसका फंक्शन क्या है, इट इज यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल एंड द इलेक्ट्रोफाइल इज क्लोरोनियम आयन या ब्रोमोनियम आयन। अब अपन जब हेलोअरीन ले रहे हैं, जैसे हेलोअरीन आपने देख, कोई सा भी ले सकते हैं आप, क्लोरोबेंजीन ले लिया सपोज आपने,
ये आपने क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसमें आपने क्लोरीन लिया फॉर एग्जाम्पल, और एरो पे अपन कैटलिस्ट हमेशा एरो पे डालते हैं, तो एरो पे आपने डाल दिया अनहाइड्रस FeCl3, कहीं LCl3 दिखे जब भी वही बात है। अब आपने अभी पूरे ऊपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है अच्छी तरह, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि हेलो अरीन में ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज होती है और पैरा पे, है ना। तो एक दफ़ा Cl आके आपका ऑर्थो पे लगेगा और एक और स्ट्रक्चर बनेगा, दो स्ट्रक्चर बनेंगे, एक में आपका हेलो एटम आके कहाँ लगेगा बेटा, पैरा पे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये हमारा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ध्यान रहे आपका बहुत अच्छी तरह कि जो आपका पैरा वाला है वो मेजर प्रोडक्ट है, आपका मेजर प्रोडक्ट हमेशा पैरा है, और ऑर्थो वाला इस केस में आपका माइनर प्रोडक्ट है। अब कोई बच्चे का दिमाग चलेगा, अच्छा इसका आयोपिक नेम भी पता होना चाहिए, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन या 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब अगर कोई पूछे दिमाग उसका चले कि भाई मेजर प्रोडक्ट पैरा क्यों है, क्यों मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो नहीं है, वाई? जो इसका आंसर बहुत सिंपल है, इसका आंसर ये है कि पैरा पे Cl दूर दूर है, तो उसमें रिपल्शन कम होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस जैसे कहा जाता है, उसमें रिपल्शन कम होगा, तो वो स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। तो अगर आप चाहें तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, पैरा के वहाँ मेजर लिखा है ना, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, पैरा इज मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये आपका बहुत ही बढ़िया हो गया हेलोजिनेशन। एक दफ़ा मैं 1 मिनट में रिवाइज करती हूँ। पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने हेलोजिनेशन पढ़ा, उसका रिएजेंट था क्लोरीन और साथ में उसके लिविस एसिड था। लिविस एसिड जो हमने यूज़ किया है वो हमने FeCl3 भी यूज़ कर सकते हैं या हम AlCl3 भी यूज़ कर सकते हैं। वो क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, टू जनरेट दी इलेक्ट्रोफाइल। उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, उससे इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा। जैसे आपने देखा कि FeCl3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो उसने Cl को लेके FeCl4 नेगेटिव बना दिया, साथ में Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन विच इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। देन एरो पे Cl2 FeCl3 और एक ऑर्थो पे Cl आ गया, एक पैरा पे। पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू, या ज़्यादा मेजर है ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो दिस इज ऑल अबाउट हेलोजिनेशन। अब आ जाइए आप, नेक्स्ट वाला इक्वेशन है आपका, मतलब नेक्स्ट वाला जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसका नाम आपने लिखा हुआ है नाइट्रेशन। तो नेक्स्ट हम जो पढ़ना है वो क्या है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में आपको ध्यान में रखना है कि नाइट्रेशन का जो रिएजेंट है आपका वो है कॉन्सनट्रेटेड। अपन नया पेन ले लेंगे, जरा सा डार्क पेन से समझ में आता है, तो उसका कॉन्सनट्रेटेड HNO3 है आपका। तो व्हाट इज द नाइट्रेशन रिएजेंट, प्लीज रिमेंबर। एक मिनट यहाँ पर अपन मिटा देते हैं इसको, फिर से अपन लिख देते हैं कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ये दोनों जो है आपके, ये नाइट्रेशन के या नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी कहा जाता है। नाइट्रेशन में दो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एक कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है, एक कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये दोनों एसिड जो होते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और इन्हें कहा जाता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो अगर आप चाहें तो लिख लें, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 आर गिवन बाय द नेम, ब्रैकेट में लिख सकते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इट इज गिवन बाय द नेम नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब एक दफ़ा एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था एक ऑब्जेक्टिव बन के नीट के एग्जाम में, कि ये दोनों एसिड हैं, तो इसमें से दोनों तो एसिड प्लस एसिड तो कुछ नहीं होता, तो एक एसिड का काम करेगा एक बेस का। तो आप ध्यान दें कि सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पर बेस का काम करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर एसिड का काम करेगा। ये दोनों एसिड का भी पर्पस क्या है, इन दोनों एसिड का पर्पस ये है इलेक्ट्रोफाइल को निकालना। ये दोनों एसिड भी आपस में कंबाइन होकर क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। कैसे, मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे आपके पास ये HNO3 है, ये जब जुड़ेगा किससे, H2SO4 से जब ये जुड़ेगा, तो आप ध्यान में रखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड आपको H दे देगा, है ना, क्योंकि ये एसिड का काम कर रहा है तो ये H दे देगा। H देने के बाद देखो क्या बचेगा, HSO4 नेगेटिव, हाइड्रोजन सल्फेट आयन। यहाँ से नाइट्रिक एसिड बेस का काम कर रहा है, बहुत आसान है, एक OH हटा दो। बेस हमेशा OH देता है, तो एक O यहाँ से और एक H, OH और एक H यहाँ से जो निकला है वो तीनों मिलके पानी बना देंगे। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से एक O हट गया, एक H, तो यहाँ NO2 बचा ना, उस NO2 पे पॉजिटिव चार्ज आ रही है और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है नाइट्रेशन का। मतलब ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन के आ चुके हैं,
तो ये अब आपके यहाँ क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव बोर्ड में भी आ रहा है तो ये ऑब्जेक्टिव बन के आ सकते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ नाइट्रेशन. सो ऑल ऑफ यू रिमेंबर वेरी वेल, इलेक्ट्रोफाइल ऑफ नाइट्रेशन इज NO2 positive, which is given by the name nitronium ion, which is given by the name nitronium ion. तो नाइट्रोनियम आयन इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ नाइट्रेशन. अब जब इलेक्ट्रोफाइल हमें मिल गया है तो हमें पता है कि NO2 एक जगह ऑर्थो पे लगेगा, एक जगह पैरा पे लगेगा. तो चलिए अपन इक्वेशन लेते हैं. सपोज आई हैव टेकन अगेन क्लोरोबेंजीन. सो अगेन आई हैव टेकन क्लोरोबेंजीन. ऑन द एरो आई हैव रिटन कॉन्सनट्रेटेड HNO3, ठीक है, plus concentrated H2SO4, which is also given by the name nitrating mixture. The function of nitrating mixture is to provide the electrophile, that is NO2. तो एक NO2 आपका यहाँ पर आ गया ऑर्थो पे और एक NO2 आपका आ गया कहाँ पर, पैरा पे. तो एक NO2 ऑर्थो पे, एक NO2 पैरा पे. इस तरह से आपको, अच्छा ये बात ध्यान में रखना है बहुत अच्छी तरह कि NO2 और Cl सेम प्रायोरिटी के होते हैं. तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आपको नेमिंग करना है, यानी 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है बेटा. और वहां पर क्या आ जाएगा, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन. ये पैरा वाला आपका मेजर हो गया क्योंकि ये पैरा वाला मेजर होता है और ये ऑर्थो वाला आपका माइनर हो गया. और रीजंस आपका सेम रहेगा. पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस. वाई पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस. तो ये आप जल्दी से लिख लें और बहुत अच्छी तरह कर लें क्योंकि बहुत बढ़िया आपको समझ में आ रहे हैं चीज़ें. और यही पर्पस है कि आपको डेप्थ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब समझ आ जाएगी, इंट्रोडक्शन और हेलो अल्केन अरीन का चैप्टर, तो आगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपकी बहुत बहुत स्मूथ चलेगी वो और आपको बहुत मज़ा आएगा. सो आई होप कि आपने ये दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लिए. पहले का नाम हेलोजनेशन था जिसमें Cl या Br ले सकते हैं. दूसरे का नाम नाइट्रेशन है जिसके अंदर NO2 इज योर इलेक्ट्रोफाइल, NO2 पॉजिटिव. चलिए अब अपन आते हैं सल्फोनेशन में. सल्फोनेशन बहुत आसान है. इसके अंदर हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं और हमारे पास जो ग्रुप आके लगता है वो SO3H होता है. सल्फोनिक एसिड ग्रुप आके लगता है. लेकिन अगर कोई बाय द वे आपसे इलेक्ट्रोफाइल पूछे तो याद रखिएगा SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड जो होती है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है. उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है जो कि लिविस एसिड का काम करता है. ये बड़ा स्पेसिफिक है, एनसीईआरटी में सब कुछ नहीं दिया है बट मैं ऐसे ही में समझा रही थी आपको. तो सल्फोनेशन में याद रखें कि आपका जो रिएजेंट है या जो यूज़ करेंगे वो कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है. ग्रुप जो आके लगेगा वो SO3H ग्रुप है जिसका नाम है सल्फोनिक एसिड. ये ग्रुप आके ऑर्थो और पैरा पे लगेगा. और अगर आपको लिखना है तो अपनी कॉपी में लिख सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल इज SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड. इट हैज़ वैकेंट डी ऑर्बिटल. तो वो इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है. अब आपके पास ये क्लोरोबेंजीन है. दिस इज योर क्लोरोबेंजीन. सपोज अब मैंने हर जगह क्लोरो लिया है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव और अच्छा है. एरो पे आपने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया है. अब आपको पता है कि ग्रुप जो आके लगेगा वो SO3H ग्रुप आके लगेगा. तो यहाँ पर आपका Cl है, एक SO3H ग्रुप आके आपका यहाँ ऑर्थो पे लगेगा प्लस एक SO3H ग्रुप आके आपका पैरा पे लगेगा. तो यहाँ Cl हो गया और यहाँ पर आपका SO3H, ठीक है. अब आपको ध्यान में बहुत अच्छी तरह रखना है कि SO3H बहुत ही स्ट्रॉन्गर ग्रुप होता है, COH के टक्कर का होता है. एनसीईआरटी में COH को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है SO3H में. एक्चुअली SO3H ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है. तो ये थोड़ा डिलेमा रहता है कौन है, लेकिन अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो SO3H की प्रायोरिटी COH के बाद होती है. बट बाकी सबसे बहुत स्ट्रॉन्गर होता है. तो हमेशा याद रखेंगे 1 यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएगा, ठीक है. और इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, ठीक है. 2 पे क्लोरो, फिर बेंजीन कहेंगे अपन, फिर SO3H के लिए हम कहेंगे सल्फोनिक एसिड, ठीक है. ये हो गया. और यहाँ पर भी ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा. तो दिस इज 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, है ना. 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड. और ये वही बात हमेशा अभी वाले जो इतना पढ़ेंगे सब में पैरा जो है हमारा मेजर है. ये पैरा वाला हमारा मेजर है और ऑर्थो वाला हमारा जो है वो माइनर है.
हर उसमें आपको बस ये याद रखना है कि ग्रुप कौन सा लगेगा और नेमिंग क्या हो रही है ना। तो सल्फोनेशन में जो ग्रुप लगेगा SO3H, नाइट्रेशन में जो ग्रुप लग रहा था वो NO2 था, हेलोजनेशन में जो ग्रुप लग रहा था वो Cl था। हेलोजनेशन का इलेक्ट्रोफाइल था Cl पॉजिटिव क्लोरोनियम आयन या ब्रोमोनियम आयन। नाइट्रेशन का जो इलेक्ट्रोफाइल था वो नाइट्रोनियम आयन था। सल्फोनेशन का जो इलेक्ट्रोफाइल था वो SO3 था और जो ग्रुप आके लग रहा था वो SO3H लग रहा था। अब आ जाइए आप, अब बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट है, बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है क्योंकि ये नेम रिएक्शन है, तो इसमें आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट डालेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका आ गया फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन आपका अब आ गया है, ठीक है। तो अब आप जो देख रहे हैं वो क्या है, वो आपने देखा कि नाम वाला रिएक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइलेशन यहाँ पर जो रिएजेंट होएगा हमारा वो अल्काइल हेलाइड होएगा बेटा। हमारा रिएजेंट यहाँ पर क्या होगा, अल्काइल हेलाइड है ना। तो माई आर रिएजेंट इज अल्काइल हेलाइड प्लस अ लिविस एसिड। इसके साथ कौन जुड़ेगा, लिविस एसिड। अब अल्काइल हेलाइड कोई सा भी हो सकता है, आपको दिमाग में रखना है। जैसे मान के चलिए अगर मैंने सबसे सिंपल अल्काइल हेलाइड लिया CH3Cl, इसके साथ मैंने लिविस एसिड फॉर एग्जांपल यहाँ पर नॉर्मली अनहाइड्रस AlCl3 ही होता है। जो अपना होता है वो कौन सा होता है, हमेशा याद रखेंगे आप कि जो आपका लिविस एसिड होता है वो होता है अनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर आपका जो लिविस एसिड है वो है अनहाइड्रस AlCl3। अब क्या होगा, AlCl3 लिविस एसिड है, इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, यहाँ से एक Cl ले जाएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी पूरी कर लेगा और साथ में मेरे पास अल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। तो ये आपका, जैसे यहाँ पर तो मिथाइल है ना, अल्काइल कार्बोकेटाइन बनता है, ये तो आपका मिथाइल है जैसे, तो मिथाइल कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल अल्काइल कार्बोकेटाइन। अगर इथाइल क्लोराइड होता तो इथाइल कार्बोकेटाइन, प्रोपाइल होता तो प्रोपाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि रिएक्शन बहुत आसान है। ये मैंने ले लिया आपका, अगेन आई हैव टेकन हेलोअरीन, जैसे मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसमें मैंने सपोज डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हैं आप, कोई सा भी डाल सकते हैं, जैसे अपने CH3Cl डाल दिया इसमें, और एरो पे हमने ले लिया अनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, अनहाइड्रस AlCl3 डाला। तो हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर तो Cl था और एक ऑर्थो पे CH3 आ गया, क्योंकि मेरा यहाँ पर Cl की गलती नहीं कर देना कि Cl लगा दो, यहाँ मेरा इलेक्ट्रोफाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है और दूसरा आपने कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन सब पढ़ा हुआ है, दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसमें CH3 यहाँ आ गया। ये आपका दोनों ग्रुप फिर सेम जैसे हैं, तो यहाँ पर भी इनका नाम जब दोगे तो अल्फाबेटिकली ये 1 क्लोरो आएगा पहले और 4 मिथाइल बेंजीन, ठीक है, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन और ये 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट। तो इस तरह से फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन बहुत बढ़िया है। अगर जैसे इथाइल क्लोराइड लगाओगे तो इथाइल लग जाता, प्रोपाइल लगाओगे तो प्रोपाइल, अगर प्रोपाइल लगाओगे तो ध्यान रखना यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगता है, बोला अच्छी चीज़ है वो। अगर प्रोपाइल लगाते हैं, जैसे अगर ऐसी मैंने किस अलग से बता रही हूँ, यहाँ किताब में कहीं कुछ नहीं है ऐसा, जैसे ये अगर लगाएंगे तो यहाँ पर Cl निकलेगा, फिर ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इतना स्टेबल नहीं होगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ से जाके जोड़ेगा, तो हमेशा प्रोपाइल से आइसोप्रोपाइल लगता है, ये 11 में पढ़ाते थे अपन। तो अभी तो चलो ठीक है, आपको ऐसे लिखना है तो लिख लो कि प्रोपाइल अगर मतलब क्लोरोप्रोपेन लेंगे अपन अल्काइल हैलाइड तो वहाँ आइसोप्रोपाइल जाके ग्रुप ऑर्थो पे और पैरा पे लगेगा। अब आप आ जाइए लास्ट रिएक्शन का, इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उनका लास्ट रिएक्शन है अपना फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट ने 2 दिए थे, एक अल्काइलेशन दिया था और एक उसने क्या दिया था, असाइलेशन। तो अब अपना आ रहा है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है, लिख लें जल्दी से फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। हो गया। अब इसमें असाइलेशन में आपका रिएजेंट क्या है, देखिए रिएजेंट ध्यान रखिएगा आप, असाइलेशन में आपका रिएजेंट है, अब आपको मैंने नॉमेनक्लेचर और सब चीज़ पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए।
आपका असाइल हेलाइड होता है। योर रिएजेंट इज असाइल हेलाइड, रिएजेंट ऑफ असाइलेशन इज असाइल हेलाइड। असाइल हेलाइड जैसे कि CH3 सबसे कॉमन, COCl, यानी मैं बताऊं असाइल हेलाइड मतलब एसिड हेलाइड। असाइल हेलाइड यानी मतलब एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड आप जानते हो उनका एसिड हेलाइड का फंक्शन ग्रुप क्या होता है, RCOCl, याद आया। और इसको पढ़ते कैसे हैं आयोपिक में, अल्केन, ई हटा के OYL, अल्केनॉइल क्लोराइड। ये पूरा अपन ने, इसीलिए आप सोचो कि इंट्रोडक्शन की वीडियोस अगर नहीं होती तो बच्चा यहाँ पर नहीं समझ पाता। इंट्रोडक्शन की वीडियोस हैं और आपको पढ़ना है, ये नहीं कि वीडियोस हैं और हमने पढ़ लिया, हमें रिवाइज करना है, रिविजिट करे जाओ वीडियोस को ताकि रट जाए। तो रिएजेंट इज असाइल हेलाइड CH3COCl। इसका कॉमन नेम है एसिटाइल क्लोराइड, बहुत कॉमन है, लोग जानते हैं इसको एसिटाइल क्लोराइड के नाम से, ये कॉमन नेम है इसका। और इसका आयोपिक नेम है इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, अब इसका होता क्या है, जब ये CH3COCl मतलब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ क्या निकलेगा, जब ये रिएक्ट करता है अनहाइड्रस AlCl3 से, AlCl3 फिर वो लिविस एसिड, मतलब यहाँ पर भी फ्रेडरल क्राफ्ट ने लिविस एसिड AlCl3 लिखा था। AlCl3 Cl को ले जाएगा ताकि अपना मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या फ़ायदा हो जाएगा उसे, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ख़त्म कर देगा। साथ में ये जुड़ेगा काय से, CH3 क्या निकलेगा, CO पॉजिटिव। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे अपन कहते हैं एसिटाइल कार्बोकेटाइन। तो व्हाट इज द नेम ऑफ योर इलेक्ट्रोफाइल, एसिटाइल कार्बोकेटाइन। तो योर इलेक्ट्रोफाइल इज एसिटाइल कार्बोकेटाइन, आपका इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर। समझ गए आप अच्छी तरह। अब आप ध्यान में रखेंगे ये आके लगेगा COCH3 के फॉर्म में, जैसे ये आपका बेंजीन रिंग है। अब ये देखें आप, ये आपका बेंजीन रिंग है और ये आपका क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, इसमें आपने डाला CH3COCl, किसके प्रेजेंस में आपने डाला इसे, अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। बी वेरी केयरफुल माई डियर चिल्ड्रन दैट यू विल बी गेटिंग Cl विल बी मतलब जहाँ था यहाँ पर आपका आएगा COCH3। कुछ बच्चे घपला करते हैं CH3CO लगा देते हैं, ये जुड़ेगा जहाँ पर CO पे पॉजिटिव है, COCH3 प्लस आपका बनेगा क्लोरोबेंजीन जैसा था वैसे ही, एक आपका कहाँ पर आ जाएगा, पैरा पे। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझाया था कि बेंजीन पे जब COCH3 लगता है उसे कहते हैं एसीटोफिनोन। आई टोल्ड यू मेनी टाइम, बेंजीन के ऊपर खाली OCH3 लगा होता है तो एनिसोल होता है, ईथर। और अगर बेंजीन पे COCH3 लगा होता है तो वो एसीटोफिनोन होता है। और एसीटोफिनोन जो होता है वो स्ट्रॉन्गर है देन हेलो। तो ये वाला कार्बन 1 हो गया और ये वाला कार्बन 2 हो गया, जिसका नाम क्या लिखोगे, 2 क्लोरो एसीटोफिनोन। और ये हो जाएगा 4 क्लोरो एसीटोफिनोन। और ऑफ कोर्स 4 क्लोरो एसीटोफिनोन जो आपका है वो मेजर प्रोडक्ट है। तो 4 क्लोरो एसीटोफिनोन और 2 क्लोरो एसीटोफिनोन। तो आपका फेडरल क्राफ्ट असाइलेशन में अगर CH3COCl है तो एसीटोफिनोन बनेगा, अगर कुछ और है तो जैसे CH3CH2COCl होता तो प्रोपियोफिनोन बन जाता। लेकिन अभी इतना डिटेल में नहीं जा रहा है अपन कि क्या बनेगी, सबसे मेन वाला रिएजेंट पढ़ाया जा रहा है जो NCERT में भी दिया है, जैसे CH3COCl। तो ये आपका बहुत ही बढ़िया, जैसे मेरे हिसाब से आपने बहुत सिस्टमेटिक वे में आपने पढ़ा है ये। क्यों क्योंकि आपने पूरा रीजन के साथ पढ़ा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो क्यों रहा है, और फिर आपने ये पांचों रिएक्शंस पढ़ लिए। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह रिवाइज करेंगे क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये आता है तो आगे वाले चैप्टर्स बहुत स्मूथली आप उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे। तो फेडरल क्राफ्ट असाइलेशन हुआ, अल्काइलेशन हुआ, सल्फोनेशन हुआ, नाइट्रेशन हुआ, हेलोजिनेशन हुआ, वाई दे लाइक वाई द इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑर्थोपेरा वो हुआ। इस तरह से आपके सारा कंप्लीट हो गया है ये। अब अपना B कैटेगरी पूरी कंप्लीट हो गई है। तो मैं ये होप कर रही हूँ कि आपको सबको समझ में आया होगा अच्छी तरह। आप इसको रिविजिट करेंगे, रिवाइज करेंगे। अगले लेक्चर में हम रिएक्शन विद मेटल करके और हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बहुत अच्छे अच्छे। तो आई होप के आप सब यू आर वेरी हैप्पी विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो enjoy learning organic chemistry with the DSE team from Dr. Amina HOD Chemistry. Don't forget to subscribe our channel and tell many and share your knowledge, as well as you have to like the video. So this is the quote from Amina Miss, and I want that you
all of you, I pray that you remain healthy, stay fit, and be the topper. Bye bye.